हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन 13.3 ऑफ अमीन्स। क्वेश्चन 13.3 के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट भी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। तो एक एक करके इसके सारे पार्ट्स हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सजेस्ट पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन ऑफ मिथाइलामीन। पीकेबी, ये पीकेबी होता क्या है? जैसे हम लोग पीएच लिखते हैं ना, वो होता है क्या है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरीके से पीकेबी भी होता है विच इज माइनस लॉग ऑफ केबी। अब ये केबी क्या है? केबी है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ बेस, हम लोग एनिलीन ही ले लेते हैं, मिथाइलामीन ले लेते हैं, CH3NH2, ये हमारा बेस है। अब ये क्या करेगा? वाटर से रिएक्ट करेगा। बीइंग अ वीक बेस, इसकी जो रिएक्शन होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी और ये देगा अमोनियम सॉल्ट, NH4 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अगर आप इसका Kb निकालना चाहोगे, Kb क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विच इज दिस डिवाइडेड बाय CH3NH2। ठीक है, मतलब पहले तो आप K ले लो। K क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और यहाँ पे H2। अब इस H2 जिसको हम लोग एक्सेस में लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं K इंटू H2O, और वो बन जाता है Kb के इक्वल। क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हम लोग सॉल्वेंट ले रहे हैं एज अ सॉल्वेंट, तो इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट ही रहती है, चेंज नहीं होती। अगर वो कुछ मोल्स यूज भी होगा तो भी बहुत कम ही मोल्स यूज होंगे। तो के बी ये होता है। अब के बी का यहाँ से क्या रिलेशन है? रिलेशन है बेसिसिटी देखने के लिए हम लोग पी के बी यूज करते हैं। के बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ये इतना हमें दिखाई दे रहा है। तो OH नेगेटिव आयन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा के बी होगा, और उतना ही ज़्यादा ये जो बेस है वो बेसिक होगा। ठीक है, ये बेस कितना स्ट्रांग हो सकता है? उतना स्ट्रांग हो सकता है जितना ज़्यादा वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर सके। अगर आपके पास एक स्ट्रांग बेस है, एक वीक बेस है, जो स्ट्रांग बेस है वो OH नेगेटिव आयन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और वीक बेस OH नेगेटिव आयन कम प्रोड्यूस करेगा। तो जिस स्ट्रांगर बेस का OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, और उसका Kb भी ज़्यादा होगा। इतना हमें क्लियर हो गया। वीक बेस का OH नेगेटिव आयन कम निकलेगा और वो उसका Kb भी कम होगा। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं Pkb। Pkb क्या है? नेगेटिव लॉग। तो अगर इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो Kb क्या कर जाएगा? Pkb डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब है कि बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb। जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका पीके भी उतना ही कम होगा। जैसे एसिड में हम लोग पीएच लेते हैं, जिसका पीएच सबसे कम है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसी तरीके से आपको पीकेबी भी यूज़ करना है, जिसका पीकेबी सबसे कम है वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस है। या पीके ए अगर आप यूज़ करेंगे तो जितना कम पीके है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसी को यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन ऑफ मिथाइलामीन। तो हमारे पास एक है एनिलीन और एक है मिथाइलामीन। पीकेबी ऑफ 1, इसको मैं 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेते हैं। पीकेबी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन पीकेबी ऑफ 2। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। जिसकी वैल्यू कम होती है वो ज़्यादा बेसिक होता है। तो मतलब मिथाइलामीन CH3NH2 इज मोर बेसिक देन एनिलीन। तो क्वेश्चन अब हमें समझ में आया है कि हमें बताना है कि मिथाइल अमीन ज़्यादा बेसिक क्यों है एनिलीन के। और ये हमें ऑलरेडी पता है कि क्यों होता है। बेसिसिटी जब हम लोगों ने की थी तो हम लोगों ने क्लियरली डिस्कस किया था। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स किस वजह से होती है कि उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो अमीन जितनी जल्दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। लेकिन एनिलीन में क्या होता है कि इसके जो लोन पेयर होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं रेजोनेंस में। कॉन्सिक्वेंटली जो एराइल अमीन्स होते हैं या एनिलीन्स होते हैं वो तो बहुत ही कम बेसिक होते हैं, इवन लेसर देन NH3। ठीक है, तो NH3 से भी कम बेसिक ये होते हैं क्योंकि इनके पास जो लोन पेयर होता है वो लोकलाइज नहीं होता, वो डी लोकलाइज होता है इन रेजोनेंस। तो आपको क्या करना है? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर साथ में बना देना है।
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग इथाइल अमीन इज सोल्यूबल इन वाटर वेयरएज एनिलीन इज नॉट। तो इथाइल अमीन क्या होगा, CH3 CH2 NH2, यह है वाटर सोल्यूबल। और जो एनिलीन है वो तो बिल्कुल भी वाटर सोल्यूबल नहीं होता, ठीक है, लिक्विड होता है, तो ये इमिसिबल होता है वाटर में। अब जो सॉल्युबिलिटी होती है, 2-3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज, अगर दो कंपाउंड का साइज कंपैरेबल है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो भी कौन सी, इंटरमॉलिक्यूलर। जितनी ज़्यादा वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई जाएगी, जितने ज़्यादा ऐसे ग्रुप होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाती है अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें। तो अगर इधर बात करते हैं तो यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे भी NH2 है एनिलीन में, और दोनों ही NH2 के पास 2-2 हाइड्रोजन है, तो वो 2 या 3 एट मैक्स 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है पर मॉलिक्यूल। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ डिपेंड करता है कि उसके पास कितना बड़ा हाइड्रोफोबिक ग्रुप है। तो A तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, B क्या होगा, हाइड्रोफोबिक ग्रुप। ये जो है बेंजीन है, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोफोबिक है। तो कार्बन क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो हाइड्रोफोबिक होता है। इनकी हाइड्रोफिलिसिटी कौन बढ़ाता है, हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास 3-4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल के पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, एटम्स होंगे, उतनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हमें नेक्स्ट पार्ट भी देखना पड़ेगा, विच इज हाइड्रोफोबिक ग्रुप। इथाइल में वी हैव CH3 CH2 ग्रुप, इतना हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, और इसके साथ क्या है, NH2। और एनिलीन में हमारे पास और भी बहुत बड़ा ग्रुप है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप और हाइड्रोफिलिक ग्रुप दोनों में सेम है। तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है कि वाटर से वो रिपेल करता है, वाटर से वो डरता है। सो जो वाटर से डरेगा, जो वाटर से रिपेल होगा, तो ऑब्वियसली उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। तो जितना बड़ा हाइड्रोफोबिक ग्रुप होगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। सो वी हैव 2 पार्ट्स। अगर मैं कोई और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मेरे पास हो गया मिथाइलअमीन एंड इथाइलअमीन। अब मिथाइलअमीन इथाइलअमीन में दोनों ही NH2 हैं, दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, लेकिन इनमें से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों ही कर रहे हैं और इक्वल अमाउंट में कर रहे हैं, जो ज़्यादा करता है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है। यहाँ पे दोनों के पास ही NH2 है तो उतना ही करेंगे, लेकिन अब हमें क्या देखना है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप में इसके पास छोटा है और इसके पास बड़ा है, तो इन दोनों में से बात करेंगे तो CH3 NH2 की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो C2H5 NH2 से ज़्यादा होगी। और अगर कंपाउंड जैसे NH2 CH2 CH2 NH2 है और एक है C2H5 NH2, तो दोनों में हाइड्रोफोबिक ग्रुप इक्वल ही अमाउंट का है ना। लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होंगी, 2 नाइट्रोजन करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा सोल्यूबल हो जाएगा देन दिस। तो इस तरीके से आपको दोनों पॉइंट्स देखना है। पहला पॉइंट देखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है उतना ही ज़्यादा सोल्यूबल होगा। और उसके बाद देखना है हाइड्रोफोबिक ग्रुप कितना है, अगर जिसके पास जितना बड़ा हाइड्रोफोबिक ग्रुप होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। अब हम लोग थोड़ा सा दिखा देते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करता है। लोन पे है तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये भी कर सकता है। इसी तरीके से एनिलीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो लोन पेयर है ना, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे तो ये उतने अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। तो आपको दिख रहा है कि ये तो फिर भी 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ये फिर भी 2 कर सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज़्यादा हो रही है, पहले वाले केस में ज़्यादा हो रही है, दोनों ही पार्ट ज़्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इथाइलअमीन में ज़्यादा हो रही है और हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी क्या है, इसका छोटा है। तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे, इथाइलअमीन डिजॉल्व्स इन वाटर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथाइल ग्रुप डिजॉल्व हो जाता है क्योंकि वो क्या करता है, दिखाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। वेयरएज इन एनिलीन अ लार्ज हाइड्रोफोबिक ग्रुप रिड्यूसेस द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस इतना ही हमें लिखना है और हमारा काम हो गया।
Let's move to the third question. Methylamine in water react with ferric chloride to precipitate hydrated ferric oxide. फेरिक क्लोराइड क्या होता है? FeCl3 होता है, वो टूटेगा इनटू Fe+3 प्लस थ्राइस ऑफ Cl नेगेटिव। पानी है तो डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन Fe+3 अगर उसके पास बेस हो OH नेगेटिव तो वो बना लेता है FeOH थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड। और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक तरीके का PPT होता है। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं Fe2O3.3H2O। अब बैलेंस तो हुई नहीं तो हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में ये आ जाता है। तो ये होता है ब्राउन PPT। यहाँ पे हमारा मतलब क्या है कि आयरन को प्रेसिपिटेट कब किया जा सकता है? जब मीडियम क्या हो? बेसिक हो। अगर उसमें बेस प्रेजेंट होगा तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। अब पूछा है मिथाइल अमीन इन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है मिथाइल अमीन और वो उसको फेरिक क्लोराइड को प्रेसिपिटेट कर देता है। क्यों कर देता है? FeCl3 प्रेसिपिटेट कब होगा? जब बेसिक मीडियम होगा। और रिएक्शन किस में हो रही है? वाटर में हो रही है। तो रिएक्शन क्या है? मिथाइल अमीन, तो वो बेसिक होता है, तो ये क्या करेगा? वाटर से रिएक्ट करेगा, इसका H+ ले लेगा और क्या बनाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब मिथाइल अमीन इतना बेसिक है कि वो काफ़ी अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर सकता है। अब Fe+3 है, कैसे टूटा? FeCl3 था, वो तो ऑब्वियसली टूट जाएगा। तो OH नेगेटिव काफ़ी सारा प्रोड्यूस होने के बाद Fe3+ के साथ रिएक्ट करता है और फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट वो प्रोड्यूस कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड डॉट 3H2। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? मिथाइल अमीन इन वाटर रिएक्ट्स to form ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide has lot of OH negative ion. These OH negative ion react with Fe+3 ions from FeCl3 to produce hydrated ferric oxide precipitate. Simple. अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Although amino group is ortho-para-directing in aromatic electrophilic substitution reaction, aniline और nitration give a substantial amount of meta-nitroaniline. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम लोग नाइट्रेशन करते हैं एनिलीन का, तो एनिलीन का नाइट्रेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रिएक्शन होती है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अब दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और एनिलीन क्या है? एक बहुत वीक बेस है। तो दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से ये क्या करते हैं? इसको प्रोटोनेट करके एनिलीनियम आयन बना देते हैं, NH3 पॉजिटिव। तो रिएक्शन तो होती है जैसे इसकी होनी चाहिए, तो ऑर्थो नाइट्रो बनना चाहिए और पैरा नाइट्रो बनना चाहिए। तो बनता तो है, डेफिनेटली बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है? एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन क्या है? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है, ये है डीएक्टिवेटेड फॉर्म है। डीएक्टिवेटेड क्यों है? क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो तब होगा ना जब उसके लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। अब इसने H ले लिया तो यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये बन जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ये बन जाएगा मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग होने के बाद फिर भी इसके ऊपर रिएक्शन हो जाती है और ये क्या बना लेता है? सब्सटैंशियल, काफी अमाउंट में मेटा नाइट्रो एनिलीन बना देता है। तो हमारे दोनों ही प्रोडक्ट्स बनते हैं। ऑर्थो तो बहुत ही कम अमाउंट में, नेग्लिजिबल अमाउंट में बनता है, ये काफ़ी अमाउंट में बनता है और ये काफ़ी अमाउंट में बनता है। ये कैसे बना? पैरा, क्योंकि NH2 के जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में चले जाते हैं और नाइट्रेशन हमें मिल जाती है। लेकिन काफ़ी सारे अमाउंट में जो एनिलीन है वो एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब एनिलीनियम आयन में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास लोन पेयर नहीं है। अगर उसके पास लोन पेयर नहीं है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग अब नहीं रहता, अब वो बन जाता है मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। एज अ रिजल्ट यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप क्या लगेगा? मेटा पोजीशन पे लग जाता है। तो हमें बस क्या लिखना है? एनिलीन व्हेन रिएक्ट्स विद concentrated H2SO4 and concentrated nitric acid, it forms anilinium ion. The NH3 positive ion is meta directing in nature. As a result, it directs the nitro group, incoming nitro group, on the meta position.
However, some amount of aniline is also present in the reaction mixture and it gives para-nitroaniline. So substantial amount of meta-nitro and para-nitroanilines are formed. बस इतना लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा. नेक्स्ट इज एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. अब जाएगा कैसे एनिलीन? अब एनिलीन तो है लुईस बेस और AlCl3 है लुईस एसिड, इसके पास MTP और वाइटल है. तो NH2 क्या करते हैं, इसके साथ अटैक कर लेता है और ये फॉर्म करता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन AlCl3. इसके पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और इसके पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज. अब एसिड बेस की यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है और ये बन जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. जैसे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनता है, ये जो रिंग होती है ये डीएक्टिवेट हो जाती है टूवर्ड्स एसाइलेशन, एल्काइलेशन और एनी फर्दर रिएक्शन. तो होता क्या है कि रिएक्शन तो तब होती है ना जब AlCl3 खाली होता है और वो CH3COCl के साथ रिएक्ट करता है. अंडर नॉर्मल कंडीशंस भी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन या फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में AlCl3 तो डालना ही पड़ता है, बिना AlCl3 के रिएक्शन नहीं होती. अब जब सारा AlCl3 NH2 कंज्यूम कर जाता है, उसी के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो पाता है. एज अ रिजल्ट ये रिएक्शन पॉसिबल हमारे लिए नहीं होगी. 6 पे चलते हैं. डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल देन एलिफेटिक. तो जैसे CH3NH2 है, डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, जब हम लोग नाइट्रस एसिड इसमें डाल देते हैं HNO2. और HNO2 कैसे बनाते हैं, Na2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. तो यहाँ पे बनता है N2Cl नेगेटिव. अब Cl कहाँ से है, HCl में. तो CH3N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो गया. तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है. ये स्टेबल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. अब नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक ग्रुप है R ग्रुप जो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है. तो ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, नाइट्रोजन ले लेगा और वो इन द फॉर्म ऑफ N2 वो रिलीज हो जाएगा. ये अपने लोन पेयर लेके, इसके पास तो लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर बना के ये बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, R पॉजिटिव. लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब एनिलीन आयन हम लोग लेते हैं तो ये बनाता है एनिलीनियम आयन इस तरीके का. अब ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन के पास नहीं जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं. तो ये कंपैरेटिवली स्टेबल होता है. अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसको फर्दर स्टेबलाइज कर देते हैं. तो ये बना लेते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये तो इस तरीके से इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे. आई होप आप बना लोगे. तो इन 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो सिंगल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड है नहीं, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से इट हैज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर. और सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ना और भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट. इस डिफिकल्टी की वजह से ये आराम से टूटता नहीं है और नाइट्रोजन गैस इतनी आराम से रिलीज नहीं होती है. और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से एल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन बहुत ही जल्दी नाइट्रोजन को डोनेट कर देता है. कॉन्सिक्वेंटली नाइट्रोजन गैस वहाँ पे बहुत जल्दी रिलीज हो जाती है. तो हम लोग क्या बोलेंगे, द डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एलिफेटिक अमीन्स ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द बेंजीन रिंग. ठीक है, और इसके बाद आप 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बना देना. 2 तो मैंने बना दिए, अब 2 फर्दर आप बना सकते. अब हम लोग चलते हैं 7th क्वेश्चन पे. 7th क्वेश्चन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज प्रेफर फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमीन्स. अब प्राइमरी अमीन्स बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस एक बहुत ही बढ़िया सिंथेसिस है. इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं थैलामाइड. ये हो गया थैलामाइड. अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे, KOH डालते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं, नेगेटिव आ जाता है. और उसके बाद फिर हम लोग एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ इसको ट्रीट करा देते हैं. ये आ गया. फिर फर्दर इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे और हमारा थैलिक एसिड बन जाएगा या थैलेट बन जाएगा. वैसे हाइड्रोलिसिस करिए तो थैलिक एसिड बनना चाहिए और NH2 बन जाता है. तो पहली पॉइंट क्या है कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हमेशा हम लोग प्राइमरी अमीन बना सकते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी बना सकते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है, एक ही हाइड्रोजन है. तो एक ही हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो सकता है, 2 या 3 नहीं हो सकते, क्योंकि 2 वैलेंसी तो इसकी अमाइड बना के बैठी हुई है. दूसरा पॉइंट इसमें ये क्या क्या आता है कि प्राइमरी अमीन्स बनाने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसकी कोई साइड रिएक्शंस फर्दर नहीं होंगी.
प्राइमरी अमीन बन गया, उसके बाद वो सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन नहीं बन सकता। तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ प्राइमरी अमीन मिलेगा। एल्काइलेशन अगर हम लोग करते हैं ना तो उसमें सेकेंडरी भी बनने के चांसेस होते हैं, टर्शियरी भी बनने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे ये सारा प्रॉब्लम नहीं होता। तो जो प्रोडक्ट बनता है ना वो कंटामिनेट नहीं होता फ्रॉम सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स। तो एक्सक्लूसिवली हमें प्राइमरी अमीन्स यहाँ पे मिल जाता है। तो हम लोग यही बोलेंगे, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन गिव्स प्योर प्राइमरी अमीन्स एंड इट इज़ नॉट कंटामिनेटेड थ्रू सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स। तो प्यूरिफिकेशन हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों अमीन्स एक ही साथ मिल गए तो उनको सेपरेट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए।